नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौबात की एक बात का। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया। रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। एलएसी के पास भारत के खिलाफ चीन ने डैम के जरिए साजिश रची और गहलोत के कोरोना वाले बयान पर पायलट ने भी पलटवार किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें रूस और ईरान के गठजोड़ की चर्चा हुई और बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी की यह पहली इजराइल यात्रा है और जिसमें दोनों ने रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पर बात की, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों का दुश्मन है, जो अमेरिका के दुश्मन रूस से करीबी बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान मौके का फायदा उठाना चाहता है। न्यूक्लियर कार्यक्रम के मुद्दे पर वो अलग थलग पड़ा था, लेकिन यूक्रेन जंग ने उसे ऐसा मौका दिया जिसे वो कैश कराना चाहता है, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस भी कुछ उसी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है और इसी मजबूरी ने रूस और ईरान को करीब ला दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ गया और इजराइल और ईरान की दुश्मनी सालों पुरानी है। रही बात ईरान और अमेरिका की, तो वो भी कट्टर दुश्मन है, यानी कि ईरान वो देश है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों का दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते इजराइल को तंग करता है, उसकी सीमा पर अशांति फैलाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सॉलिवन ने नेतन्याहू से यही बात की और उनकी इजराइल यात्रा की टाइमिंग को बिल्कुल सही बताया। Today, you come at a special time because we have acute challenges to our security. यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इस समय उन्हें अपने पुराने दोस्त अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि ईरान जंग के मूड में है। वो सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और अमेरिका के एनएसए ने भी उनकी बात पर हामी भरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान मजबूत हुआ और इजराइल कमजोर, तो अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए जैक सॉलिवन ने दोहराया कि वो किसी कीमत पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती की बात करके हर चुनौती से निपटने में उसका साथ देने का भरोसा दिया। Biden, and as you know, his commitment to the state of Israel is bone deep. यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती के असर को बेअसर करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने रूस का भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही ईरान इन दिनों अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और अगर उसे रूस की आर्मी का साथ मिल गया तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। हालांकि अब तक दोनों ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान से आत्मघाती ड्रोन लेकर रूस ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। ये वही ड्रोन है जिन्होंने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है, उसकी राजधानी कीव के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया और कई पावर प्लांट उड़ाकर उसके एक बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया, जिसके बाद खबर उड़ी कि रूस और ईरान के बीच हथियारों का लेन देन बढ़ सकता है, जिसका तोड़ निकालने के लिए इजराइल और अमेरिका ने भी हथियारों का लेन देन बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि खबर है कि इजराइल ने अमेरिका से 25 F-15 लड़ाकू विमान मांगे, वो भी ऐसे समय में जब बाइडेन के एक बड़े अधिकारी इजराइल दौरे पर हैं। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इस बारे में इजराइल ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी है, यानी इजराइल को अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपने उत्तरी बॉर्डर पर ड्रिल की थी और नेतन्याहू ने ईरान को उसकी हद याद दिलाई थी और अब वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के पर काटने का प्लान बना रहे हैं। उधर ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने से पहले ही यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी दे दी। 2 रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा कदम उठाती, ईरान ने उसे धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। और ईरान के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा। इससे पहले खबर आई थी कि जर्मनी, होलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश IRGC को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं, जिसके बाद खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा करने का मन बना लिया, क्योंकि ईरान इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों की भी आंख की किरकिरी बन चुका है। और पहले तो उसने यूक्रेन की जंग में रूस को शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की और इसके बाद उस पर अपने देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेइंतहा जुल्म करने के आरोप लगा दिए, जिसमें उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका बताई गई। ईरान में पिछले साल सितंबर से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं।
और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनों से बौखलाए ईरान ने इसे कुचलने का जिम्मा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को सौंप दिया, जिसके बाद ये आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए वहां जमकर बर्बरता की गई। प्रदर्शनों को खत्म करवाने के लिए IRGC ने हर हद पार कर दी। इतना ही नहीं, ईरान की सेना का हिस्सा IRGC पर दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद के भी आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से यूरोपियन यूनियन इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रही है। और अगर यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ते तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी जहाज का एक वीडियो भी ट्विटर के जरिए साझा किया, जो प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई के द्वीपों के बेहद करीब पहुंच गया था। और जैसे ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों को इस बात का पता चला, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि रूसी जहाज पर सभी अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट हो गयी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। पुतिन की लाख आंखें दिखाने के बाद भी अमेरिका जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सहारा बनकर खड़ा है। और अब तो वो ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दे रहा है जो रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। और ऐसे ही तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखा गया, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसके कोस्ट गार्ड के जवानों ने रूसी जहाज पर अपनी नजर टिका दी। हालांकि अमेरिका के मुताबिक ये रूस का एक सामान्य मिलिट्री जहाज था, कोई भी जंगी जहाज नहीं, और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सेना के सामान्य जहाज उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से होकर आ और जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रूस के जहाज से अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपनी निगाह नहीं हटाई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि रूसी जहाज को हवाई में मौजूद अमेरिकी सेना के कई बेसों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। अमेरिका के हवाई में एक दो नहीं बल्कि कुल 11 मिलिट्री बेस मौजूद है। इनमें उसकी नौसेना का बेस पर्ल हार्बर शामिल है, जबकि अमेरिकी वायुसेना का बड़ा बेस हिकम भी वहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने रूसी जहाज को हवाई के द्वीपों के पास से गुजरता देख रेड अलर्ट जारी कर दिया। इधर न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में एयर इंडिया पर DGCA ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, विमान के डायरेक्टर को भी 3 लाख का जुर्माना भरना होगा। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही उड़ान में ये घटना हुई थी और इसी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा जेल में है। उधर अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में आग लग गई, जिसमें 14 सैनिकों के जिंदा जलने की खबर आई है। इस मामले में आर्मेनिया की सेना के एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि आर्मेनिया के पूर्वी हिस्से में हुआ ये अग्निकांड मामूली नहीं था। इसमें आर्मेनिया के 15 सैनिक जिंदा जल गए, 7 जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इस मामले में आर्मेनिया की सरकार सख्त है। वहां के रक्षा मंत्री का कहना है कि आग स्टोव जलाते हुए लगी, यानी मामला लापरवाही का बना, जिसकी वजह से आर्मेनिया की सेना के एक बड़े सैनिक को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन जांच अब भी लगातार जारी है, क्योंकि दाल में काला हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य अड्डे का पूर्वी आर्मेनिया में होना, क्योंकि पूर्वी आर्मेनिया का ये इलाका अजरबैजान की सीमा से लगता है और नारगोनो काराबाग की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग होती रहती है। 2020 में तो दोनों देशों ने 6 हफ्ते तक जंग भी लड़ी थी और बाद में सैन्य समझौता होने के बाद जंग रुकी, लेकिन दुश्मनी की चिंगारी सुलगती रही, जो समय समय पर आग बनकर निकलती है। और इसी वजह से आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग की जाँच हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आग लापरवाही से नहीं बल्कि दुश्मन की किसी चाल की वजह से लगी हो। इधर सुप्रीम कोर्ट से जातिगत जनगणना के फैसले पर बिहार सरकार को राहत मिल गई। कोर्ट ने उन सभी 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिनमें इस फैसले को चुनौती दी गई थी, और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया। साथ ही इन PIL को पब्लिसिटी का जरिया बताते हुए फटकार भी लगाई। बिहार में 7 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू हुई है, जिससे जुड़ा नोटिफिकेशन पिछले साल जारी किया गया था, जिसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी। इस बीच यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई पर रूस ने पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली। खबर है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका यूक्रेन को जमीन से दागे जाने वाले स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने का ऐलान कर सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन की अपने एक से एक हथियार देकर मदद करते आए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में मैदान में पुतिन की फौज के सामने उसी मजबूती से खड़ा है जैसे 11 महीने पहले खड़ा था। ऐसे में पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पश्चिमी देशों को धमकी दे डाली कि अगर वो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देंगे तो रूसी फौज यूक्रेन पर हमले बढ़ा देगी। और उन्होंने ये भी साफ कहा कि अमेरिका या कोई भी नेटो देश यूक्रेन को कितने भी हथियार दे दे, रूस उन्हें नष्ट कर देगा। इसके बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन की सेना की मदद बढ़ाने के लिए अपने एक एयरबेस पर बैठक की।
और ये रणनीति तैयार की कि आगे किस तरह रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मदद पहुंचाते रहना है। लेकिन रूस भी इतनी आसानी से झुकने को तैयार नहीं। ये बात पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के इस बयान से झलक गई, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस को हराना नामुमकिन है। और ये बयान उन खबरों के सामने आने के बाद आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को जमीन से दागे जाने वाले स्मॉल डायमीटर बॉम्ब देने जा रहा है। इस हथियार के जरिए 160 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला बोला जा सकता है। मतलब अगर ये बम यूक्रेन को मिल गया तो आसानी से वो रूस को अपने निशाने पर लेकर भीषण तबाही मचा सकता है। उधर प्रियंका चोपड़ा वोग मैगजीन के ब्रिटिश एडिशन के कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश वोग मैगजीन को इंटरव्यू देकर अपने जीवन से जुड़ी कई बातें भी बताई। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में ब्रिटिश वोग मैगजीन के कवर पेज पर छपी प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर रही। इस तस्वीर में प्रियंका पीले कपड़ों में नजर आई। इसके अलावा मैगजीन में प्रियंका की और भी कई तस्वीरें छपी। प्रियंका चोपड़ा ब्रिटिश वोग के कवर पेज पर आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। इधर जेडीयू नेता गुलाम रसूल के बयान पर बवाल हो गया और उनको अपने सहयोगियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि झारखंड के हजारीबाग में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम रसूल ने भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद जेडीयू नेताओं के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि नीतीश के पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल ने खुलेआम भड़काऊ बातें की। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि महागठबंधन में जेडीयू की सहयोगी आरजेडी ने भी गुलाम रसूल के बयान की आलोचना की। भाषाई आतंक किसी को भी नहीं फैलाना चाहिए, या यूँ कहें कि नीतीश के अपने उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं और उनका बीजेपी को हराने का सपना तोड़ने पर उतारू है, क्योंकि जिस भड़काऊ बयान पर आरजेडी ने ही जेडीयू से किनारा कर लिया, उसका बीजेपी को तो फायदा हो ही सकता है, वो भी बिना कुछ किए। इस बीच फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ बवाल बढ़ गया और वहां पर अलग अलग शहरों में लोग सड़क पर उतर आए, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध राजधानी पेरिस में देखने को मिला, जहां हजारों लोग सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। पेरिस की सड़कों पर चारों तरफ प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा दिखाई दिया। इस दौरान कुछ जगहों पर तो वो पुलिस से ही भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अलग अलग शहरों में लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि कई जगहों पर जाम लग गया, जबकि ट्रेनें भी लेट हो गयी। असल में वहाँ लोग आने वाले पेंशन सुधार कानून से नाराज हैं। जानकारी के मुताबिक नया कानून आने से वहाँ लोगों के रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 64 हो जाएगी, जबकि पेंशन के लिए 43 साल काम करना ही होगा, जो अभी 42 साल है। यही वजह है कि लोग अभी से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर 3 साल से लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ अगले महीने वतन लौट सकते हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गवर्नर बलीगुर रहमान ने ये दावा किया, और अगर ये दावा सही साबित हुआ तो नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में चुनावों से ठीक पहले होगी। लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की जेल हुई थी, लेकिन सजा के दौरान वो लाहौर हाईकोर्ट से जमानत लेकर इलाज के लिए लंदन चले गए थे। इधर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खेले गए एक फुटबॉल मैच में अमिताभ बच्चन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वो वहां विश्व के 2 महानतम खिलाड़ियों से भी मिले, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिसमें अमिताभ बच्चन पहले लियोनेल मेसी और उनकी टीम और फिर रोनाल्डो के खिलाड़ियों से मिले। फीफा विश्व कप के बाद ये पहला मौका था जब रोनाल्डो और मेसी एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरे। जहां मेसी पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन क्लब से खेलने उतरे, तो वहीं रोनाल्डो अपने नए क्लब अल नस्र के साथ ही एक और क्लब को मिलाकर बनी टीम रियाद 11 की कप्तानी की। इस मैच में रोनाल्डो और मेसी दोनों ने गोल दागे। हालांकि ये मुकाबला पीएसजी 5-4 से जीत गया। इस बीच न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव मैप से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने चीन की पानी वाली साजिश से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन एलएसी के पास एक डैम बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ हथियार की तरह कर सकता है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव मैप के मुताबिक चीन ये डैम अपनी यार्लू सांगपो नदी पर बना रहा है। इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की है और माना जा रहा है कि वो इस डैम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन इसको एक हथियार का तरीके से यूज कर सकता है ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। जानकारों के मुताबिक चीन के इस डैम में पानी जमा होने के बाद अगर अचानक उसे खोला गया तो अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ में डूब जाएंगे। जबकि चीन ने अगर इस नदी का पानी रोक लिया तो इन राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की यार्लू सांगपो नदी ही अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में बदल जाती है। और उसी यार्लू सांगपो नदी के ऊपर चीन एक बहुत बड़े बांध का निर्माण कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव मैप ये भी बताता है कि किस तरह अरुणाचल प्रदेश में भारत सरकार के 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।
जिनमें सुबानसिरी नदी पर 2000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता वाला डैम करीब करीब तैयार है, जबकि इसी नदी पर 3 और डैम पर काम चल रहा है। इसके अलावा करीब 3000 मेगावाट के दिबांग प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो चुका है, जो 9 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी प्रोजेक्ट NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के हैं। पानी छोड़ता है तो हम पानी उसके अंदर डैम के अंदर में हम इकट्ठा कर लें कि डाउनस्ट्रीम में कोई समस्या नहीं हो। जानकारों के मुताबिक भारत के ये डैम बनकर तैयार हो गए तो फिर चीन से पानी छोड़े जाने या फिर पानी रोके जाने का अरुणाचल प्रदेश और असम पर कोई खास असर नहीं होगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना में दाढ़ी पर बैन लगने की आशंका से चेचन कमांडर रमजान कादरव भड़क गए। बताया जा रहा है कि रूसी सेना से रिटायर्ड एक बड़े अधिकारी ने सैनिकों के दाढ़ी न रखने का समर्थन किया, जिससे रमजान कादरव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इस पर सख्त नाराजगी जताई, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन जंग में कादरव के लड़ाके रूस की तरफ से पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि रूसी सेना यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब रही है, उनमें कादरव के लड़ाकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब क्योंकि कादरव के लड़ाके मुसलमान हैं और वो दाढ़ी बाल रखते हैं, ऐसे में खबर है कि जब रमजान कादरव को रूसी सेना में दाढ़ी रखने पर बैन लगाने की बात पता चली तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। और यही नहीं, खबर तो ये भी है कि जैसे ही इसकी जानकारी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को हुई तो वो भी गुस्से से भर गए, क्योंकि इससे उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों का ध्यान बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा यूक्रेन उठा सकता है। असल में पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग की शुरुआत से पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप और चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अब खबर है कि येवगेनी प्रिगोजिन और रमजान कादरव ने रूसी सेना के उस रिटायर्ड अधिकारी के बयान पर नाराजगी जताई तो कयास लगाए जाने लगे कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में सब ठीक नहीं है, क्योंकि दावा है कि कुछ दिनों पहले ही येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना से हथियार न मिलने पर भी नाराजगी जताई थी। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के रोजगार मेला अभियान के तहत की गई, जिसमें अलग अलग सरकारी विभागों, संगठनों और पदों पर भर्तियां की गई। प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने से पहले इन युवाओं से बातचीत भी की। युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पीएम ने युवाओं में भरोसा जगाने के लिए सरकारी भर्तियों और प्रमोशन में पारदर्शिता पर जोर देने की बात कही। और उधर खबर है कि भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। ये नौकरियां वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। लेकिन अब पाकिस्तान का ये उद्योग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की अकड़ की वजह से। असल में पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग कॉटन की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने भारत से कॉटन आयात करने की मांग की थी। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसका खामियाजा वहाँ के मजदूरों को भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग से एक साथ 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गयी। और एक साथ इतने लोगों की नौकरियां जाने की वजह से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में हड़कंप मच गया। मतलब ये कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शहबाज शरीफ सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। हालात ये हैं कि उसके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। लेकिन कॉटन की भारी कमी होने की वजह से वो अपने विदेशी कस्टमर की मांग तक पूरी नहीं कर पा रहा। अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिया और दूसरी चीजों का निर्यात करने वाली पाकिस्तान की कई छोटी छोटी कंपनियां कच्चा माल नहीं मिलने से बंद हो गयी। हद तो तब हो गयी जब पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने कॉटन इंडस्ट्री की मदद करने के बजाय उस पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे कारोबारियों की कमर ही टूट गई और कपड़ा उद्योग पर संकट ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है। और खबर है कि कराची बंदरगाह पर हजारों की तादाद में शिपिंग कंटेनर खड़े हैं, जिन्हें उतारने के लिए पाकिस्तान डॉलर तक नहीं दे पा रहा। पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने हालात और खराब कर दिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 25% कपास की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गयी। मतलब ये कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। उसके पास न तेल है, न गैस है और न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। कपड़ा उद्योग भी बंद होने की कगार पर है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में वहाँ करोड़ों लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं। इधर लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के ऑफिस से लाखों रुपए के फर्नीचर चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद से तेज प्रताप के मंत्रालय में हंगामा मच गया और जांच शुरू की गई। उनके पीए के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ऑफिस में फर्नीचर लाया गया था, जो अब गायब है। चोरी का शक बबलू सिंह नाम के ठेकेदार पर है।
इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए ठंड के बाद पुतिन के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर एक साथ धावा बोल सकते हैं। मतलब ये कि रूस की सेना यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी कर चुकी है। और अगर पश्चिमी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है, जिससे निपटने में ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सर्दी खत्म होने के बाद पुतिन जंग खत्म करने की रणनीति तैयार कर चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अपने 7 लाख सैनिकों को यूक्रेन पर आखिरी वार करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पुतिन की इस रणनीति का पता तब चला जब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह ऐलान किया कि 2023 से एक्टिव सैनिकों की संख्या को 15 लाख तक किया जाएगा, जिसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं। इन सब के बीच यूक्रेन ने भी ये चेतावनी दी कि रूस 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने की तैयारी कर रहा है, जो पिछले साल अक्टूबर में बुलाए गए 3 लाख सैनिकों से अलग होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सेना में 10 लाख सैनिक हैं और खबर है कि रूस 20 लाख रिजर्व सैनिकों को भी बुला सकता है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 11 महीने से चल रही इस जंग में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना रूस पर लगातार भीषण हमले भी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन यूक्रेन से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। और तो और उन्होंने यूक्रेन पर आखिरी प्रहार करने की पूरी तैयारी कर ली है। रूसी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ठंड के बाद पुतिन एक बार फिर 24 फरवरी की तरह दूसरी बार यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें 7 लाख सैनिकों के शामिल होने की खबर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। ये मिलिट्री ड्रिल यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि इस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में एक बार फिर रूस हमले की तैयारी में है, क्योंकि जंग से पहले रूस ने सैन्य अभ्यास के नाम पर ही बेलारूस में अपने सैनिकों को जमा किया था और उसी तरह इस बार फिर रूस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में बेलारूस में अपने सैनिकों के साथ घातक हथियारों तक को पहुंचा चुका है और दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए पुतिन ठंड खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इस बार जंग में बेलारूस को भी शामिल कर सकते हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को रूस के साथ बेलारूस की फौज से भी एक साथ निपटना पड़ेगा, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और ऊपर से उसके सहयोगियों के बीच दरार भी पड़ने लगी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के इस नाजुक मोड़ पर ज़ेलेंस्की को रूस के ताकतवर टैंक T-90 से निपटने के लिए घातक टैंकों की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें अमेरिका और जर्मनी से उम्मीद है। लेकिन यूक्रेन की परेशानी तब और बढ़ गई जब टैंक देने के नाम पर जर्मनी और अमेरिका आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 2 टूक कह दिया कि जब तक अमेरिका अपने टैंक यूक्रेन नहीं भेजेगा तब तक वो भी अपने टैंक यूक्रेन को नहीं देगा। यही नहीं, जर्मनी ने ये भी कहा कि जो देश उसके टैंक का इस्तेमाल करते हैं वो भी उसे यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं। मतलब एक तरफ जहां पुतिन जंग की तैयारी पुख्ता करने में जुटे हैं, वहीं यूक्रेन के सहयोगी देशों में ही सिर्फ फुटावल शुरू हो गई है। और इधर जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल के बीच पत्थर गिरने और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई और भारी बर्फबारी उनके लिए मुसीबत बन गई। रामबन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। कई जगह तो बर्फ बारिश की तरह गिरती दिखी। सड़कों से लेकर पेड़ों तक सब कुछ सफेद हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के लिए बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। उधर जोशीमठ में हुई जोरदार बर्फबारी के बाद खतरनाक होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया गया। वहां 2 होटल खतरे की वजह से तोड़े जा रहे थे, लेकिन एक रात पहले हुई बर्फबारी और लगातार होती बारिश की वजह से इस काम को रोकना पड़ा। तो बर्फ और बारिश में लेबर अभी काम नहीं कर पाएगी, तो अभी कुछ टाइम के लिए काम रुका हुआ है, तो हम ये बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया कि एक रात पहले हुई बर्फबारी की वजह से जोशीमठ में बर्फ की चादर बिछ गई, जिसकी वजह से मजदूरों को काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां से आए एक वीडियो में शहर के करीब हर घर की छत बर्फ से लदी हुई नजर आई, जिसके बाद दोनों खतरनाक होटलों को तोड़ने के काम पर रोक लगा दी गई। हालांकि दूसरी तरफ एक PWD अधिकारी के बंगले को तोड़ने का काम लगातार जारी है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलाका बर्फ की वजह से प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए वहां खुदाई करने वाली मशीन पूरी ताकत से जुटी नजर आई। इस बंगले में दरारें पड़ने की वजह से इसे खतरनाक प्रॉपर्टी घोषित किया गया था। PWD के बंगले को आज तोड़ दिया गया है। कुछ दिन पहले ही इस पर दरार पड़ी। इस बंगले की तुड़ाई के दौरान राहत और बचाव कर्मियों की एक टीम भी तैनात दिखी, ताकि किसी तरह की दुर्घटना की स्थिति में हालात पर काबू पाया जा सके। इस बीच फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिकी नेवल बेस को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिलीपींस के इस फैसले को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
क्योंकि 1945 में अमेरिका ने फिलीपींस में ये नेवल बेस खोला था, जो 1992 में बंद हो गया था। उसी के बाद से अमेरिका लगातार अपने इस नौसैनिक अड्डे को वहां फिर से खोलने के लिए फिलीपींस की सरकार से बात कर रहा है, क्योंकि उस वक्त फिलीपींस में मौजूद ये नेवल बेस अमेरिकी सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा था। यही वजह है कि अमेरिका इसे फिर से वहां खोलना चाहता है। लेकिन 31 साल बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वहां पर अमेरिका का नेवल बेस फिर से नहीं खुल सकता। फिलीपींस के राष्ट्रपति को चीन का समर्थक कहा जाता है और चीन अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन अपने इस इनकार के पीछे की वजह फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अपने देश के संविधान को बताया। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका के पुराने सैन्य ठिकानों को फिर से खोलना फिलीपींस के संविधान के खिलाफ है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि उनके देश का संविधान अपनी धरती पर विदेशी सैन्य अड्डों को खोलने पर रोक लगाता है। हालांकि दूसरी तरफ फिलीपींस का चीन से साउथ चाइना सी में मौजूद कुछ द्वीपों पर विवाद भी चल रहा है। दोनों ही देश उन द्वीपों पर अपना दावा ठोकते हैं। इसी वजह से फिलीपींस और चीन के बीच भी ठनी है। इधर गुजरात के भरूच में क्राइम ब्रांच में तैनात 2 पुलिस वालों को अपने ही विभाग की जासूसी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दोनों पर छापा मारने वाले पुलिस अधिकारियों की लोकेशन शराब माफिया सरगना को देने का आरोप लगा, जिसके बाद एसीपी की अगुवाई में जांच करवाई गई। बताया गया कि अशोक चौधरी और मयूर खुमान नाम के आरोपी एएसआई को शराब माफिया सरगना से हर जानकारी के लिए 15,000 रुपए मिलते थे। दावा है कि दोनों ने 3 महीने में करीब 600 बार पुलिस अधिकारियों की लोकेशन लीक की थी। उधर रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूती देने के लिए अमेरिका, यूके और डेनमार्क एक बार फिर उसकी मदद के लिए आगे आ गए हैं। इन तीनों देशों ने ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार देने का फैसला किया, ताकि ज़ेलेंस्की के सैनिक जंग के मैदान में पुतिन की फौज को पटखनी दे सकें। ऐसे में यूके के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को जल्द ही अपनी घातक मिसाइल ब्रिमस्टोन देंगे। खबर है कि यूके की तरफ से यूक्रेन को 600 ब्रिमस्टोन मिसाइलों की सप्लाई की जाएगी। ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है। यूके के रक्षा मंत्री ने पुतिन को चेतावनी भी दे डाली कि वो ये ना समझें कि यूके यहीं रुक जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए आगे भी उनका देश इसी तरह आगे आता रहेगा, फिर चाहे वो इस साल की बात हो या फिर अगले साल की या आने वाले कई सालों की। यूके के रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन की मदद करने से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब तक जंग चलेगी तब तक वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते रहेंगे। इसी तरह एक दिन पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को 250 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने की घोषणा की। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस पैकेज के तहत वो यूक्रेन को अपनी 90 स्ट्राइकर और 59 ब्रैडली देगा। ये दोनों ही अमेरिका की दमदार बख्तरबंद गाड़ियां हैं। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी देने का ऐलान किया। इस बीच डेनमार्क ने भी ज़ेलेंस्की की हथियारों की मांग को पूरा करने के लिए यूक्रेन को फ्रांस में बनी 19 सीजर तोप देने का फैसला किया। ये ऐलान डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया गया, जिसमें यूक्रेन की मदद के लिए इस तोप की सप्लाई जल्द करने की बात कही गई। इस बीच रूस के पड़ोसी देश एस्टोनिया ने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि जल्द ही एस्टोनिया यूक्रेन को कई आधुनिक हथियार भेजेगा, ताकि ज़ेलेंस्की के सैनिक जंग के मैदान में कमजोर ना पड़े। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एस्टोनिया से कई तरह के हथियारों की मांग की थी। यही वजह है कि अब उसने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप भेजने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक एस्टोनिया यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ कई तोप और भारी मात्रा में गोला बारूद देगा। असल में जंग की शुरुआत से ही एस्टोनिया यूक्रेन के साथ खड़ा है और लगातार उसकी मदद कर रहा है। अब तक एस्टोनिया ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं, जिनमें जावलिन, एंटी टैंक मिसाइलें, होवित्जर, ग्रेनेड और सैनिकों के लिए बॉडी आर्मर शामिल हैं। हाल में ज़ेलेंस्की ने रूस के जोरदार हमलों के बाद एस्टोनिया से मदद की गुहार लगाई थी। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुतला फूंकने पर पुलिस और वकीलों में झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने एक वकील पर गलत कार्रवाई की और इसी बात से नाराज वकीलों ने पुतला फूंकते हुए जोरदार नारेबाजी की। पुलिस की कार्रवाई से नाराज वकीलों ने पहले तो काफी देर तक हंगामा किया और बाद में वो पुतला जलाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें आग लगाई, पुलिस के कुछ जवानों ने उसे बुझाने की कोशिश की और इसी के बाद वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद वो पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि वहां मौजूद बाकी लोगों ने उन्हें किसी तरह से शांत कराया। बताया गया कि एक वकील का पुलिस ने 151 में चालान किया था, जिसके विरोध में पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए वकीलों ने पुतला फूंकते हुए नारेबाजी जताई। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। राष्ट्रपति पेड्रो पास्टिली को पद से हटाए जाने के बाद बनी नई सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।
जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें कुस्को शहर से सामने आई। वहां पेरू की सरकार के विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। उन्होंने पत्थर और पानी की बोतलें उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। इन हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अपने काबू में लाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो लोग तब भी वहां से तितर बितर होने को तैयार नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हंटर भी चलाए, लेकिन पुलिस वाले भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने गुस्साए लोगों को वहां से हटाने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से वहां सुबह से रात हो गई, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी रहे। पुलिस की कोशिश रही कि किसी तरह प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दे, लेकिन पेरू की सरकार के विरोध में उतरे लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंसक प्रदर्शनों की आग पेरू की राजधानी लीमा तक पहुंच गई। वहां एक इमारत को कुछ प्रदर्शनकारियों के आग के हवाले करने का आरोप लगा और पुलिस ये सब कुछ खुली आंखों से देखती रह गई, जबकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 12,000 पुलिस वाले तैनात किए गए थे। जो तस्वीरें ड्रोन से ली गयी, उनमें भी इमारत से घने धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। और इधर केरल सरकार ने फैसला किया कि राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटियों में छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी जाएगी। ऐसा पहली बार है जब किसी राज्य ने छात्राओं को ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया। और केरल की सभी सरकारी यूनिवर्सिटी को आदेश दिया गया कि वो मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को जरूरी छुट्टियां दें। साथ ही ये फैसला भी लिया गया कि 18 साल से ऊपर की किसी भी गर्भवती छात्रा को 60 दिन की मैटरनिटी लीव यानी 2 महीने की छुट्टी दी जाएगी। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद एक पुलिस चौकी पर आतंकी संगठन टीटीपी के आत्मघाती हमला किया, जिसमें 10 पुलिस वालों की मौत हो गई। 2 दिन पहले टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान में तैनात एक अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। और अब एक बार फिर आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। खबर है कि टीटीपी के इस हमले में वहां मौजूद 10 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। खबर है कि इस आत्मघाती हमले को टीटीपी के एक आतंकी हमजा ने अंजाम दिया। इस आतंकी हमले के बाद से पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में शहबाज शरीफ सरकार के साथ सीज फायर तोड़ने के बाद से ही पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़ते जा रहे हैं और उनके निशाने पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल और पुलिस के जवान हैं। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 2 अधिकारियों को गोलियों से भून दिया गया और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के उन दोनों अधिकारियों की हत्या का आरोप भी टीटीपी पर ही लगा था। उन दोनों अधिकारियों की हत्या उस वक्त की गई जब पाकिस्तान की सरकार ने टीटीपी को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 2 दिन पहले 18 जनवरी को टीटीपी के आतंकवादियों ने दक्षिण वजीरिस्तान में तैनात नाइक मोहम्मद नाम के अधिकारी की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक हत्या से पहले आतंकियों ने उन्हें अगवा किया और फिर उन्हें छोड़ने के लिए पाकिस्तान के सामने टीटीपी लड़ाकों को छोड़ने की शर्त रखी, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ सरकार ने शर्त मानने से इनकार किया, आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इधर 26 जनवरी से पहले दिल्ली के कई इलाकों में खालिस्तान समर्थक और राष्ट्र विरोधी नारे लिखने के मामले में स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया और दीवारों पर लिखे इन भड़काऊ नारों को मिटाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस पूरी साजिश के लिए दिल्ली पुलिस को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर शक है, जिसका सरगना भारत का मोस्ट वांटेड गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर क्राइमिया पर कब्जा करने के लिए उसने यूक्रेन का साथ दिया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे। एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि क्राइमिया पर हमले के लिए अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार देगा, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो क्राइमिया को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी ये धमकी दे डाली कि अगर क्राइमिया पर आंच भी आई तो रूस परमाणु बम दागने से डरेगा नहीं। मतलब पुतिन ने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर क्राइमिया पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। एक दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया था कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर हमला बोल सकते हैं और इसके लिए यूक्रेन ने बाकायदा अमेरिका के साथ मिलकर प्लानिंग भी कर ली है। और प्लान ये है कि क्राइमिया पर हमला कर पुतिन को एक अलग मोर्चे पर फंसाया जा सके, जिससे जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो जाए, ताकि भविष्य में पुतिन के साथ समझौते की नौबत आए तो क्राइमिया के मुद्दे पर उन्हें झुकाया जा सके।
क्योंकि क्राइमिया को पुतिन अपनी शान समझते हैं, जिस पर उन्होंने 2014 में कब्जा किया था और उसे रूस से जोड़ने के लिए पुतिन ने कर्च ब्रिज बना दिया था। इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके रूस घातक हथियार और सैनिक क्राइमिया तक पहुंचाता है। यहीं से रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल होती है। इसीलिए क्राइमिया रूस के लिए इतना अहम है कि उसे खोने के बारे में पुतिन सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा के लिए क्राइमिया की किलेबंदी कर रखी है। पुतिन ने वहाँ खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर परमाणु हथियार तक तैनात कर रखे हैं, ताकि वक्त आने पर यूक्रेन की सेना को जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि क्राइमिया को बचाने के लिए रूस एटम बम भी छोड़ सकता है। हालांकि यूक्रेन भी क्राइमिया को हासिल करने के लिए वहां ताबड़तोड़ हमले करने से नहीं चूका, क्योंकि एक रोज पहले रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने 10 लड़ाकू ड्रोन क्राइमिया पर धावा बोलने के लिए भेजे थे, लेकिन उनके हमले से पहले ही रूस ने काला सागर में उनकी कब्र बना दी। जबकि यूक्रेन का कहना है कि क्राइमिया के सेवास्तोपोल शहर में ड्रोन से किए गए जोरदार धमाके सुनाई दिए। काला सागर के किनारे बसा ये वही शहर है जहां रूस ने पनडुब्बियों और जंगी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा तैनात कर रखा है। रूस के इस बेस पर तैनात कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर ताकतवर कैलिबर मिसाइलें और परमाणु हथियार भी तैनात हैं। मतलब ये कि अगर क्राइमिया पर हमला हुआ तो पुतिन परमाणु युद्ध छेड़ने में देर नहीं करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अमेरिका की फाइजर वैक्सीन के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। असल में फाइजर कंपनी के सीईओ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक पत्रकार के वैक्सीन पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और इसी वीडियो के बहाने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा कि फाइजर ने अपनी शर्तें मानने के लिए भारत सरकार को धमकाया था और राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश की तिकड़ी उस विदेशी वैक्सीन का गुणगान कर रही थी। उधर पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर को पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने आईना दिखा दिया। हिना रब्बानी खर ने दावोस में भारत को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते और शांति की तरफ बढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश पूरी तरह बेकार चली गई। पाकिस्तान के ही एक पत्रकार ने उनकी पोल खोल कर रख दी। पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को शांति से ज्यादा आतंकवाद से प्यार है। भारत ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया, बल्कि भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद और बात एक साथ नहीं चल सकते। मतलब ये कि पाकिस्तान को पहले आतंकवादियों पर एक्शन लेना होगा और उसके बाद ही बातचीत की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी आतंकवादियों के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया है और ना ही आतंक पर प्रहार की कोई मंशा दिखाई। उल्टा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया, जिसका जवाब पाकिस्तान के ही पत्रकारों ने दे दिया। जवाब भी ऐसा दिया कि पाकिस्तान की नीयत में खोट साफ दिखाई दे गया। पाकिस्तान के पत्रकार जावेद चौधरी के एक ऑडियो कॉलम में हैरान करने वाला दावा किया गया। बताया गया कि 2020 में पाकिस्तान की फौज ने भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पहुंचने के लिए मना लिया था। मतलब ये कि अगर पाकिस्तानी पत्रकार का दावा सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाने वाले थे। उस वक्त दोनों देशों के बीच कारोबार दोबारा शुरू होने की चर्चा थी और यहाँ तक कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने का भी खाका तैयार हो चुका था। ये सारी बातें पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी ने अपने ऑडियो कॉलम में कही थी, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत का रवैया अड़ियल नहीं है, बल्कि सालों से भारत कूटनीतिक रास्तों के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान पत्रकार ने सबसे हैरान करने वाला दावा यह किया कि उस वक्त रोड़ा अटकाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही आखिरी वक्त में पीछे हट गए। पत्रकार जावेद चौधरी ने दावा किया कि शाह महमूद कुरैशी ने उस वक्त के पीएम इमरान खान को ऐसी नसीहत दी जिससे पूरे प्लान पर पानी फिर गया। कुरैशी ने इमरान को बताया कि अगर कश्मीर पर समझौता हो गया तो हमेशा के लिए इमरान खान पर कलंक लग जाएगा। पाकिस्तान में उनकी पहचान कश्मीर का सौदा करने वाले नेता के तौर पर हो जाएगी। यानी भारत बातचीत के लिए ही नहीं बल्कि शांति समझौते तक के लिए तैयार था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन इमरान खान खुद पीछे हट गए और समझौता टल गया। यानी भारत पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाने वाली हिना रब्बानी खर को अपने ही घर से जवाब मिल गया। पाकिस्तान ने ही उन्हें बता दिया कि गलती भारत की नहीं है बल्कि पाकिस्तान की है, जिसने ना तो आतंकवाद पर एक्शन लिया और ना ही वो कूटनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की गुहार लगाने वाले बयान अचानक आने लगे। ज्यादा दिन नहीं बीते जब शहबाज शरीफ ने भी ऐसी ही बात कही थी और भारत से बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखने लगा। ये वक्त इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहाल है, वो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है। IMF तो क्या, उसके दोस्त सऊदी अरब ने भी इस बार मदद से हाथ खींच लिए हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आंखों से पर्दा उठने लगा है। मुसीबत से बचने के लिए अब उसे भारत से ही उम्मीद दिखने लगी है।
इधर भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली एक कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को से की, जिसमें सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ के जुर्माने को खत्म करने के बदले 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। दावा है कि साल 2019 में दिल्ली में जिस कंपनी ने सीसीटीवी कैमरे लगाए उससे पैसे लिए गए। We'll go for registration of FIR after the sanction. आरोप है कि कैमरों में खराबी की वजह से 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रंप के घर से बरामद हुई कुछ सीक्रेट फाइलों की वजह से अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस फाइलों पर बयान दिया और इसे उनके खिलाफ रची गई साजिश बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में सोशल मीडिया पर आ गए और बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके मुताबिक अपने ऊपर लगे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये फाइलें तो जानबूझकर उनके खिलाफ प्लांट की गई थी ताकि किसी तरह उन्हें फंसाया जाए। कुछ ऐसे ही आरोप मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन पर भी लगे हैं। उन पर चल रहे मामले के बीच ट्रंप पर आरोप लगना हैरान करने वाला है, लेकिन ट्रंप का दावा ये है कि कुछ नफरती अधिकारियों ने बाइडेन की मदद के लिए जानबूझकर ऐसा किया। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं है। इधर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट स्पेशल सेल ने खालिस्तान समर्थक लांडा हरीके के 2 करीबी गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। राजन भाटी और चीना नाम के इन दोनों गैंगस्टरों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, जिनमें गिरफ्तार किया गया राजन भाटी कनाडा और दूसरे देशों से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई का काम करता था। बताया गया कि पकड़ा गया दूसरा गैंगस्टर चीना भी ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था और पंजाब में लांडा हरीके के ऑपरेशन को संभाल रहा था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले से डरकर पुतिन ने अपने घर को भी सुरक्षित करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जबकि एक रोज पहले ही ये खबर आई थी कि उन्होंने मॉस्को की सुरक्षा में 2 S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि यूक्रेन की तरफ से आने वाले हमलावर ड्रोन को आसमान में ही तबाह किया जा सके। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपने घर को भी सुरक्षित करने के लिए एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मॉस्को में मौजूद पुतिन के घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर 5 से S-1 एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम तैनात नजर आया। यही नहीं, पुतिन के घर की सुरक्षा में तैनात इस हथियार का रडार तेजी से घूमता दिखाई दिया। पुतिन के इस कदम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो खौफ में है और उन्हें डर सता रहा है कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन मॉस्को पर हमला न कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि 1 महीने पहले ही यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर उसके 2 एयरबेस को निशाना बनाया था, जिसके बाद पुतिन को राजधानी मॉस्को की भी चिंता सताने लगी और उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। लेकिन अब तो बात इससे भी आगे बढ़ती दिख रही है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने सिर्फ मॉस्को ही नहीं बल्कि अपने घर की सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी। रूस का दावा है उसने जिस 5 से S-1 एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सिस्टम को तैनात किया वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम 30 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। रूस की सेना की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। इधर झारखंड के देवघर में सड़कों से अवैध कब्जा हटाने की नगर निगम की कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया। वहां पर प्रशासन की इस कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई और भीड़ इकट्ठा हो गई। अफरा तफरी के बीच प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इसमें बहुत लोगों का सामान भी जब्त किया गया है और 5000 से लेकर 2000 तक का भी फाइन किया है। झारखंड में 21 जनवरी तक अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देवघर में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। उधर उत्तर प्रदेश में हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे के 2 पहिए पटरी से उतर गए, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से वापस ट्रैक पर रखा गया और उसके बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। इस दौरान रेलवे के इंजीनियर और अधिकारी भी हादसे की सूचना के बाद वहां पहुंचे। बताया गया कि हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही आउटर सिग्नल पर मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के हवाले से ये चेतावनी दी गई कि जंग होने पर चीन की नेवी अमेरिका की नौसेना को हरा सकती है। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से समंदर में दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन अमेरिकी नौसेना के एक्सपर्ट सैम टैंकडी की चेतावनी ने बाइडेन के कान खड़े कर दिए। उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया कि जंग होने पर चीन की नेवी अमेरिकी नौसेना को हरा देगी। पिछले साल नवंबर में आई अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि चीन के पास 340 युद्धपोत हैं, जो अगले 2 साल में 400 तक पहुंच जाएंगे, जबकि अमेरिका के पास 300 जंगी जहाज हैं
और वो 2045 तक इनकी संख्या 350 तक करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी वजह से सैम टैंगडी ने चेतावनी दी कि जंग होने पर अमेरिकी नौसेना को हर काम मुंह देखना पड़ेगा। उधर दिल्ली पुलिस ने 11 महीने से भजनपुरा इलाके से लापता सुशीलावती नाम की एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया, जिसके आरोप में सिविल लाइन इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर महिला की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसकी हत्या का आरोप है। दावा है कि शाकिर नाम के आरोपी ने केवल 1.5 लाख रुपए देकर महिला के फ्लैट पर कब्जा किया, लेकिन बाकी पैसे मांगने पर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मर्डर केस जो 10 महीने पुराना है, ब्लाइंड मर्डर केस है, उसको सॉल्व किया है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोली मारकर महिला की हत्या की गई। इधर बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक महिला ने एक आदमी को कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन बोनट पर लदा वो आदमी कई किलोमीटर तक घसीटता चला गया। इस घटना के वीडियो में कार में बैठी एक महिला कार को भीड़ वाले रास्ते से तेज रफ्तार से भगाती नजर आई। वहीं उसके बोनट पर चढ़ा आदमी उससे कार रोकने की गुहार लगाता रहा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जारी कर दिया। मतलब ये कि रूसी जहाज पर सभी अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट हो गई, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। पुतिन की लाख आंखें दिखाने के बाद भी अमेरिका जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सहारा बनकर खड़ा है, और अब तो वो ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दे रहा है जो रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, और ऐसे ही तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखा गया, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसके कोस्ट गार्ड के जवानों ने रूसी जहाज पर अपनी नजर टिका दी। हालांकि अमेरिका के मुताबिक ये रूस का एक सामान्य मिलिट्री जहाज था, कोई भी जंगी जहाज नहीं, और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सेना के सामान्य जहाज उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से होकर आ और जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रूस के जहाज से अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपनी निगाह नहीं हटाई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि रूसी जहाज को हवाई में मौजूद अमेरिकी सेना के कई बेसों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। अमेरिका के हवाई में 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 मिलिट्री बेस मौजूद है। इनमें उसकी नौसेना का बेस पर्ल हार्बर शामिल है, जबकि अमेरिकी वायुसेना का बड़ा बेस हिकम भी वहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने रूसी जहाज को हवाई के द्वीपों के पास से गुजरता देख रेड अलर्ट जारी कर दिया। इधर न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, विमान के डायरेक्टर को भी 3 लाख का जुर्माना भरना होगा। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही उड़ान में ये घटना हुई थी, और इसी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा जेल में है। उधर अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में आग लग गई, जिसमें 14 सैनिकों के जिंदा जलने की खबर आई है। इस मामले में आर्मेनिया की सेना के एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि आर्मेनिया के पूर्वी हिस्से में हुआ ये अग्निकांड मामूली नहीं था। इसमें आर्मेनिया के 15 सैनिक जिंदा जल गए, 7 जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इस मामले में आर्मेनिया की सरकार सख्त है। वहाँ के रक्षा मंत्री का कहना है कि आग स्टोव जलाते हुए लगी, यानी मामला लापरवाही का बना, जिसकी वजह से आर्मेनिया की सेना के एक बड़े सैनिक को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन जांच अब भी लगातार जारी है, क्योंकि दाल में काला हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य अड्डे का पूर्वी आर्मेनिया में होना, क्योंकि पूर्वी आर्मेनिया का ये इलाका अजरबैजान की सीमा से लगता है, और नारगोनो काराबाग की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग होती रहती है। 2020 में तो दोनों देशों ने 6 हफ्ते तक जंग भी लड़ी थी, और बाद में सैन्य समझौता होने के बाद जंग रुकी। लेकिन दुश्मनी की चिंगारी सुलगती रही, जो समय समय पर आग बनकर निकलती है, और इसी वजह से आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग की जाँच हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आग लापरवाही से नहीं बल्कि दुश्मन की किसी चाल की वजह से लगी हो। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें रूस और ईरान के गठजोड़ की चर्चा हुई, और बेंजामिन नेतन्याहू के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अब अमेरिका के किसी बड़े अधिकारी की यह पहली इजराइल यात्रा है, जिसमें दोनों ने रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पर बात की, क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों का दुश्मन है, जो अमेरिका के दुश्मन रूस से करीबी बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान मौके का फायदा उठाना चाहता है। न्यूक्लियर कार्यक्रम के मुद्दे पर वो अलग थलग पड़ा था, लेकिन यूक्रेन जंग ने उसे ऐसा मौका दिया जिसे वो कैश कराना चाहता है, क्योंकि मौजूदा हालात में रूस भी कुछ उसी तरह अलग थलग पड़ा हुआ है, और इसी मजबूरी ने रूस और ईरान को करीब ला दिया, जिससे अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ गया। और इजराइल और ईरान की दुश्मनी सालों पुरानी है। रही बात ईरान और अमेरिका की, तो वो भी कट्टर दुश्मन है, यानी कि ईरान वो देश है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों का दिमाग खराब कर रखा है।
क्योंकि ईरान सीरिया और लेबनान के रास्ते इजराइल को तंग करता है, उसकी सीमा पर अशांति फैलाता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सॉलिवन ने नेतन्याहू से यही बात की और उनकी इजराइल यात्रा की टाइमिंग को बिल्कुल सही बताया। Today, you come at a special time because we have acute challenges to our security. यानी नेतन्याहू ने जता दिया कि इस समय उन्हें अपने पुराने दोस्त अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि ईरान जंग के मूड में है। वो सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। और अमेरिका के एनएसए ने भी उनकी बात पर हामी भरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान मजबूत हुआ और इजराइल कमजोर तो अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा। और इसीलिए जैक सॉलिवन ने दोहराया कि वो किसी कीमत पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती की बात करके हर चुनौती से निपटने में उसका साथ देने का भरोसा दिया। Biden, and as you know, his commitment to the state of Israel is bone deep. यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती के असर को बेअसर करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने रूस का भरोसा पूरी तरह जीत लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही ईरान इन दिनों अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, और अगर उसे रूस की आर्मी का साथ मिल गया तो फिर तो शामत ही आ जाएगी। हालांकि अब तक दोनों ने ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ईरान से आत्मघाती ड्रोन लेकर रूस ने खतरे की घंटी तो बजा दी है। ये वही ड्रोन है जिन्होंने यूक्रेन की नाक में दम कर रखा है, उसकी राजधानी कीव के एक बड़े हिस्से को खंडहर में बदल दिया और कई पावर प्लांट उड़ाकर उसके एक बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया। जिसके बाद खबर उड़ी कि रूस और ईरान के बीच हथियारों का लेन देन बढ़ सकता है, जिसका तोड़ निकालने के लिए इजराइल और अमेरिका ने भी हथियारों का लेन देन बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि खबर है कि इजराइल ने अमेरिका से 25 F-15 लड़ाकू विमान मांगे, वो भी ऐसे समय में जब बाइडेन के एक बड़े अधिकारी इजराइल दौरे पर हैं। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि इस बारे में इजराइल ने अमेरिका को एक चिट्ठी लिखी है, यानी इजराइल को अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके उत्तरी बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपने उत्तरी बॉर्डर पर ड्रिल की थी और नेतन्याहू ने ईरान को उसकी हद याद दिलाई थी, और अब वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के पर काटने का प्लान बना रहे हैं। उधर ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने से पहले ही यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी दे दी। 2 रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा कदम उठाती, ईरान ने उसे धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। और ईरान के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा। इससे पहले खबर आई थी कि जर्मनी, होलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश IRGC को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं, जिसके बाद खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा करने का मन बना लिया, क्योंकि ईरान इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों की भी आंख की किरकिरी बन चुका है। और पहले तो उसने यूक्रेन की जंग में रूस को शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की, और उसके बाद उस पर अपने देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेइंतहा जुल्म करने के आरोप लगा दिए, जिसमें उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका बताई गई। ईरान में पिछले साल सितंबर से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनों से और ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका का घातक लड़ाकू विमान F-35 मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दोनों देशों के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच एक रोज पहले अमेरिका के वॉशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया कि तुर्की और अमेरिका के बीच F-35 की डील पर बातचीत जारी रहेगी। यानी आने वाले समय में अमेरिका तुर्की को अपना ये खतरनाक लड़ाकू विमान बेच सकता है, जिसे पाने के लिए तुर्की कई सालों से इंतजार कर रहा है। इस फाइटर जेट के लिए पहले दौर की बातचीत 2021 में तुर्की की राजधानी अंकारा में हुई। इसके बाद एक रोज पहले दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका के वॉशिंगटन में की गई, जबकि दोनों देशों के बीच तीसरी बैठक भी इसी साल तय की गई है। और तुर्की को उम्मीद है कि तीसरी बैठक के बाद अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान की डील पर राजी हो जाएगा, जिसके बाद उसे दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल F-35 की एक बड़ी खेप मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच उसके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के इस लड़ाकू विमान के तुर्की की सेना में शामिल होने के बाद उसकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो ग्रीस की किसी भी धमकी का आसानी से जवाब दे पाएगा, क्योंकि हाल के दिनों में उसके और ग्रीस के बीच एजियन सागर के कई द्वीपों को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है।
इस टकराव के बीच कुछ दिन पहले ये खबर आई कि ग्रीस अब एक नया ताकतवर ड्रोन बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ग्रीस का ये ड्रोन अमेरिकी फाइटर जेट F-35B की तकनीक से लैस होगा, जिससे वो बिना थके उड़ान भरकर दुश्मन के हथियारों को तबाह कर देगा। और इस खबर ने तुर्की की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अगर ग्रीस ने खतरनाक ड्रोन बना लिया तो उसकी ताकत में भारी इजाफा हो जाएगा, जो तुर्की के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। और इसीलिए तुर्की ने F-35 पाने की कोशिश तेज करने के साथ ही अपनी टाइफून मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। तुर्की के मुताबिक वो इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर देगा, जिसकी रेंज अभी सिर्फ 565 किलोमीटर ही है। तुर्की ने टाइफून बैलिस्टिक मिसाइल को खुद ही बनाया है और वो पहले से ही इसके बेहद खतरनाक होने का दावा करता रहा है, लेकिन ग्रीस की बढ़ती ताकत देखकर उसने इस मिसाइल को और भी घातक बनाने का ऐलान कर दिया और टाइफून की रेंज बढ़ाकर 1000 किलोमीटर करने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि वो 2019 में ही अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 100 से ज्यादा F-35 खरीदने की डील कर चुका था। हालांकि रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया और उसने तुर्की के F-35 फाइटर जेट देने की डील पर रोक लगा दी। लेकिन 2 दौर की बातचीत होने के बाद अब तुर्की को ये भरोसा होने लगा है कि अमेरिका से उसे जल्द ही F-35 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इधर बेंगलुरु से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर एक महिला ने एक आदमी को कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन बोनट पर लदा वो आदमी कई किलोमीटर तक घसीटता चला गया। इस घटना के वीडियो में कार में बैठी एक महिला कार को भीड़ वाले रास्ते से तेज रफ्तार से भगाती नजर आई। वहीं उसके बोनट पर चढ़ा आदमी उससे कार रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं हुई। हालांकि बोनट पर अटके लड़के के दोस्तों ने काफी देर तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे एक जगह रोक लिया गया। बताया गया कि उस लड़की ने पहले तो उस लड़के से बहस की और फिर उसके रोकने पर उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। उधर खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला का भाई बलदीप फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश फरार हो गया। हत्या के एक मामले में जमानत पर चल रहे बलदीप के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद वो विदेश फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बलदीप, अर्शदीप डल्ला और उसके पिता समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया। इस बीच कराची समेत पाकिस्तान के ज्यादातर एयरपोर्ट पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राज होने की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता चला है तब पता चला जब NIA ने दाऊद के करीबी इकबाल कुरैशी की पत्नी शाजिया से पूछताछ की, जिसमें उसने NIA को बताया था कि पाकिस्तान की किसी भी एयरपोर्ट पर दाऊद और उससे जुड़े लोगों की चेकिंग नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक शाजिया ने NIA को बताया कि दाऊद इब्राहिम का परिवार और उसके गुर्गे कहीं से भी पाकिस्तान आए या जाएं, एयरपोर्ट पर उनकी चेकिंग नहीं की जाती। फिर चाहे उनके पास पासपोर्ट भी न हो तो उन्हें नहीं रोका जाता। सूत्रों के मुताबिक शाजिया ने पूछताछ में बताया कि वो अपने परिवार समेत 3 बार पाकिस्तान गई थी, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर उनके पासपोर्ट पर मुहर नहीं लगाई गई। उसने ये भी बताया कि वो अपने परिवार के साथ कराची में 6 दिनों तक छोटा शकील के घर पर रुकी थी और जब वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आ रही थी तब भी उनके पासपोर्ट चेक नहीं किए गए। उधर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में झुग्गियों में भीषण आग लग गई और बताया गया कि एक प्लास्टिक शीट और लकड़ी वाले मकान में अचानक आग लगी, जिसकी चपेट में करीब 60 घर आ गए, जिसमें सैकड़ों लोग फंस गए। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने तेजी से मोर्चा संभाला और 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को करीब 7 घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इधर राजस्थान कांग्रेस में कोल्ड वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि गहलोत ने इशारों में पायलट को कोरोना बोला तो पायलट ने जवाब देने में देर नहीं की। यानी पायलट और गहलोत एक भी निशाना चूकना नहीं चाहते, लेकिन उन दोनों की ये लड़ाई राजस्थान में कांग्रेस की लुटिया डुबो सकती है, क्योंकि गहलोत और पायलट की खींचतान का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। दोनों को इस बात का अंदाजा भी होगा, लेकिन वो अपना झगड़ा सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कांग्रेस के किसी नेता को कोरोना कहते नजर आए थे। एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कहा जा रहा है कि गहलोत का इशारा पायलट की ओर था और शायद पायलट समझ भी गए, क्योंकि अगले ही दिन उन्होंने जयपुर में छात्रों के बीच इशारों में गहलोत को जवाब दिया। जो मेरा विरोध करते हैं मैंने हमेशा उनको मान सम्मान दिया है। यानी राजस्थान कांग्रेस के 2 मजबूत हाथ आपस में लड़ रहे हैं। वो चुनाव तक इसे जारी रखने के मूड में लगे, यानी बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गहलोत और पायलट का झगड़ा कांग्रेस की जड़ों को अपने आप खोखला कर देगा। इस बीच दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन की कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश बीजेपी की तरफ से शेयर की गई, जिसमें जल्द बनकर तैयार होने वाले नए संसद भवन की खूबसूरती नजर आई। बताया गया कि इस नए भवन में 800 सांसदों के बैठने की जगह होगी। वहीं पुराने संसद भवन को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। पुराने संसद भवन के करीब ही बन रहे इस नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था।
इधर इजराइल की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया जो किसी भी जंग में दुश्मन को चौंका सकता है। ये ड्रोन साइज में इतना छोटा है कि एक फौजी इसे अपने बैग में रख सकता है, लेकिन इतना खतरनाक है कि कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। जिसका एक वीडियो भी ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने जारी किया। वीडियो में ये ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। दिखने में ये ड्रोन इतना छोटा है कि कोई सोच भी ना पाए कि इसमें विस्फोटक हो सकता है। बिल्कुल ऐसा जैसे आमतौर पर शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका काम इससे अलग है। वीडियो में दूर खड़ी हुई एक गाड़ी दिखी जो ड्रोन का टारगेट थी। ड्रोन टारगेट के करीब पहुंचा और उससे टकरा गया। गाड़ी में जोर का धमाका हुआ। इतने छोटे ड्रोन के साथ कोई बारूद टारगेट पर पहुंचेगा या धमाका करेगा, इसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल है। इसीलिए इस छोटे ड्रोन को गेम चेंजर कहा जा रहा है और दावा तो ये है कि अमेरिका ने करोड़ों डॉलर की डील इस ड्रोन के लिए इजराइल की कंपनी के साथ कर ली है। क्योंकि यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद से ही पूरी दुनिया में सेना के इस्तेमाल वाले ड्रोन की मांग बढ़ गई है, खासतौर पर सुसाइड ड्रोन या कामिकाज़े ड्रोन की, जो दुश्मन पर किसी मिसाइल की तरह गिरते हैं। लेकिन यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हुए चाहे ईरान के ड्रोन हो या तुर्की के ड्रोन हो, उनका आकार बेहद बड़ा है। इनके इस्तेमाल के लिए तकनीकी जानकारी भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, ज्यादा जगह भी चाहिए और ज्यादा लोग भी चाहिए। जबकि इजराइल की कंपनी के इस नए ड्रोन को केवल एक फौजी अपने बैग में रख कर ले जा सकता है। इससे भी अहम बात तो ये है कि किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले ड्रोन की तरह इसका इस्तेमाल मुमकिन है, यानी सर्विलेंस के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ड्रोन को टारगेट पर हमले का मौका न मिले तो ये ड्रोन फौजी तक लौट भी सकता है। मतलब ये कि अगर टारगेट पर हमले का मौका ना मिले तो ये ड्रोन लौटकर बिल्कुल सुरक्षित आ जाएगा। और इधर पंजाब के डेरा बस्सी इलाके में 88 साल के द्वारका दास नाम के बुजुर्ग ने 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। 16 जनवरी को पंजाब राज्य लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी का नतीजा निकाला था, जिसमें द्वारका दास को 5 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार मिला। 30% टैक्स काटकर उन्हें इनाम का पैसा दिया जाएगा। वो करीब 40 सालों से लगातार लॉटरी टिकट खरीद रहे थे। उधर खिलाड़ियों के आरोप के बाद कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को अपना जवाब सौंपा है और वहीं इस मामले की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने 7 सदस्यों की समिति का गठन किया। जबकि एक दिन पहले ही खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से 72 घंटे में जवाब देने को कहा था और कहा था कि तय वक्त पर जवाब नहीं मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि जंतर मंतर पर धरना देने वाले खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया। भारत के लिए मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात भी की, लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं। जबकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल मंत्रालय को अपना जवाब सौंप दिया और ऐलान किया कि 22 जनवरी को संघ अपना पक्ष रखेगा। वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। खबर है कि खेल मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देर रात करीब 4 घंटे तक बैठक की, जिसमें खेल मंत्रालय के बड़े अधिकारी और पहलवान शामिल हुए। जिसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी बनाने पर विचार किया गया, जो खिलाड़ियों की शिकायत सुनेगी। और इधर खबर है कि यूक्रेन की मदद के मुद्दे पर अब यूरोपियन यूनियन में दरार पड़ने लगी है। पश्चिमी मीडिया का ये दावा है कि टैंक भेजने की बात पर पोलैंड और जर्मनी आमने सामने आ गए, क्योंकि पोलैंड ज़ेलेंस्की की मदद के लिए लेपर्ड 2 टैंक भेजना चाहता है, लेकिन जर्मनी यूक्रेन की इस मांग को लंबे वक्त से टाल रहा है। यही वजह है कि अब पोलैंड अकेले ही इन टैंकों की खेप यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो चुका है। और इस वजह से यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ने की आशंका जाहिर की गई, क्योंकि लेपर्ड 2 टैंक को जर्मनी और पोलैंड ने मिलकर बनाया था। और यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने के नाते पोलैंड यूक्रेन को ये टैंक मुहैया कराना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो जर्मनी और पोलैंड के बीच भी तलवारें खिंच सकती हैं, क्योंकि जर्मनी का कहना है कि वो तब तक यूक्रेन में अपने लेपर्ड टैंक नहीं भेजेगा जब तक अमेरिका एब्रम्स भेजने का फैसला नहीं ले लेता। इस बीच यूरोप के देश सर्बिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि बारिश के बाद न केवल सड़कों पर बल्कि घरों के अंदर भी पानी भर गया, जिसे मशीन की मदद से निकाला गया। सर्बिया के बाल्कन में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहां आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। उधर ब्रिटेन की मीडिया ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को एक बड़ा झटका लगने का दावा किया। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका तक की नाक में दम करने वाले उत्तर कोरिया को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया इसके बाद कभी कोई परमाणु बम नहीं बना पाएगा। खबर है कि इस बार किम जोंग उनको किसी और ने नहीं बल्कि कुदरत ने झटका दे दिया। झटका भी ऐसा कि उनके सारे अरमानों पर पानी फिर सकता है। अब तक जिस तानाशाह के परमाणु बम महाशक्तियों की नींद उड़ा रहे थे, उसके परमाणु बमों पर खतरा पैदा हो सकता है। दावा तो यहाँ तक है कि उत्तर कोरिया इसके बाद कभी कोई परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इतना बड़ा दावा कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया गया। ये सैटेलाइट तस्वीरें ब्रिटेन के मीडिया ने जारी की, जिनका विश्लेषण कुछ वैज्ञानिकों ने किया।
और ये दावा किया कि उत्तर कोरिया की वो खान धंस गई है जहां से वो यूरेनियम निकाल रहा था। यूरेनियम की खान धंसने का सीधा मतलब यह है कि उत्तर कोरिया को यूरेनियम मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अकेली ऐसी खान बताई जा रही है जहां से उत्तर कोरिया यूरेनियम निकाल रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि ये जमीन काफी गहराई तक धंस चुकी है, जहां से कुछ निकालना अब शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। अहम जानकारी ये भी दी गई कि ये खान उस प्लांट के बेहद करीब है जहां यूरेनियम को शुद्ध करने का काम किया जाता है। उसकी दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। किसी भी यूरेनियम को खान से निकालने के बाद 90% तक शुद्ध करना जरूरी होता है ताकि उससे परमाणु बम बनाया जा सके। दावा यह है कि उत्तर कोरिया के पास ऐसा केवल एक ही प्लांट है जहां यूरेनियम को शुद्ध करने का काम किया जाता था, और वो प्लांट इस खान के बेहद करीब था। इस बात से ये भी साफ होता है कि इसी खान से निकाला गया यूरेनियम प्लांट में भेजा जाता था ताकि परमाणु बम बनाए जा सके, और अब तक उत्तर कोरिया यही करता भी रहा है। इसीलिए उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की गिनती का सही अंदाजा तक किसी के पास नहीं है। परमाणु हथियारों के साथ हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने वाली मिसाइलों की भी उत्तर कोरिया के पास कोई कमी नहीं है। किम जोंग उन के वैज्ञानिकों की कई टीमें साल भर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने के काम में लगी रहती हैं। ये मिसाइलों की उनकी जिद हो या सनक, लेकिन ब्रिटिश मीडिया का दावा ये है कि ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। हालांकि धंस चुकी खान में भी मजदूरों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इसीलिए तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया है कि मजदूरों की जान दांव पर लगाकर वो यूरेनियम का आखिरी टुकड़ा तक पाना चाहते हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने सैटेलाइट तस्वीरों या ब्रिटिश मीडिया के दावों पर कोई जवाब नहीं दिया। उधर कोलकाता के पास विधाननगर में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी पुलिस भर्ती की परीक्षा के बाद रिजल्ट में देरी से नाराज बताए गए और इसलिए वो विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आज के इंटरव्यू दिया प्राय 5 मास हो गया और कतदिन वेट करबो। विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे सभी अभ्यर्थियों को पुलिस बसों में भरकर ले गई। उधर ब्रिटेन में यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो सामने आया जिसमें कई सैनिक दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास करते हुए दिखाई दिए और बताया गया कि ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ेलेंस्की के ये सैनिक यूक्रेन के लिए रवाना होंगे, जहां वो जंग के मैदान में सीधे रूसी सेना से मुकाबला करेंगे। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ जवान दुश्मन को घेरने का अभ्यास करते नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले कुछ घरों में विस्फोट किया और फिर उनमें घुसते दिखाई दिए। अंदर पहुंचते ही जवानों ने टारगेट को ढेर कर दिया और उसके बाद वहां से सुरक्षित निकल गए। दावा किया गया कि ये वही सैनिक हैं जो ब्रिटेन की सेना से ट्रेनिंग ले रहे हैं। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करता आया है, लेकिन अब खबर है कि वो यूक्रेन के सैनिकों को खतरनाक हथियारों को चलाने और जंग के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दे रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेन के 22,000 से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग दी। इधर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आयोजित झुमका जल महोत्सव नाम के कार्यक्रम में जमकर तोड़फोड़ हुई, जहां पर एक तरफ मंच पर नाच गाना चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मंच के नीचे दर्शकों में मौजूद कुछ लोगों ने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी, जिन्हें रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। बताया गया कि इस दौरान सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी कार्यक्रम देखते रहे। आरोप है कि हंगामा कर रहे दर्शकों ने करीब 700 कुर्सियों को बर्बाद कर दिया। और इस बीच खबर है कि रूस के वोरोनिज शहर में पुतिन ने अपने ही एक सैनिक को यूक्रेन में मौजूद मिलिट्री बेस से भागने के बाद निशाने पर ले लिया। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जंग का मैदान छोड़कर निकल पड़ा था, जिसे जान से मारने का आरोप पुतिन के एक निशानेबाज पर लगा। 31 साल के रूसी सैनिक दिमित्री पेरोव के भागने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसके कंधों पर एक बैग है और एक बैग हाथों में दिखा। वीडियो में नजर आया कि वो कुछ दूर चलने के बाद वोरोनिज के एक बस स्टॉप पर बैठ गया और वहां बस के आने का इंतजार करता दिखाई दिया। रूस के कुछ अफसरों के मुताबिक दिमित्री पेरोव के उन बस्तों में कुछ हथियार और गोला बारूद थे। बताया गया कि वो 13 जनवरी को यूक्रेन से निकला था और वहां से करीब 550 किलोमीटर दूर चलकर रूस पहुंच गया था, लेकिन उसकी पत्नी के गांव से महज 80 किलोमीटर दूर उसे मार दिया गया। उधर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होते ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब्दुल रहमान मक्की के सुर बदल गए। आतंक के आगे पूरी दुनिया को झुकाने का दम भरने वाला मक्की गिड़गिड़ाता दिखने लगा। मक्की 1 मिनट में हीरो से जीरो बन गया और संयुक्त राष्ट्र के ऐलान के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मक्की पाकिस्तान में मौजूद सबसे खूंखार आतंकियों में है। इसका सबूत तो 3 दिन पहले भी मिला, जब भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट बता दिया। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में एक हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की इस वक्त पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही उसने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया। उसने सफाई दी कि अलकायदा से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जिंदगी में कभी अब्दुल्ला अज़्ज़ाम, उसामा बिन लादेन या अयमन अज़्ज़वाहिरी न इन तीनों लोगों से कभी मिला हूँ। इस वीडियो में आतंकी मक्की बच्चों की तरह गिड़गिड़ाता हुआ दिखने लगा और ये कहने लगा कि जिस इंसान पर आरोप लगाए गए हैं वो कोई और शख्स है
उसका तो आतंकी गतिविधियों से या अलकायदा जैसी किसी संगठन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि हकीकत तो ये है कि वो पाकिस्तान की लाहौर जेल में भी टेरर फंडिंग के केस में ही बंद है। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने उसे टेरर फंडिंग का दोषी बताकर जेल भेजा था और जेल में बंद होकर वो दुनिया को बता रहा है कि उसका आतंक से कोई लेना देना नहीं है। ये वही मक्की है जिसे 26/11 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वालों में गिना जाता है। भारत के खिलाफ हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को मक्की के खिलाफ कई अहम सबूत सौंपे थे, जिन्हें सही मानकर संयुक्त राष्ट्र ने उसके खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया। लेकिन इस वीडियो से भी पता चल गया कि पाकिस्तान में आतंकियों के लिए जेल भी महफूज ऐशगाह की तरह है, जहां आतंकियों को हर सुविधा उपलब्ध है। इधर रिलायंस जियो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिनमें कंपनी का मुनाफा 28% बढ़ गया। यानी तीसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4,638 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो का शुद्ध मुनाफा 3,665 करोड़ रुपए था। साथ ही रिलायंस जियो की कमाई में भी 19% का इजाफा हुआ। और खबर है कि भारत की प्रलय मिसाइल को पहला विदेशी खरीदार मिस्र मिल गया है। खाड़ी देशों की डिफेंस वेबसाइट टेक्टिकल रिपोर्ट ने यह दावा किया। इसमें कहा गया कि मिस्र की तरफ से डीआरडीओ से प्रलय मिसाइल को लेकर बातचीत की गई। ये संस्था सेना के लिए रिसर्च करने का काम करती है। इस वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मिस्र ने डीआरडीओ से प्रलय मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग की है, क्योंकि मिस्र भारत की इस मिसाइल का घरेलू उत्पादन करना चाहता है। प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला बोल सकती है और 350 से 700 किलो तक विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। हालांकि इस डील को लेकर भारत की तरफ से अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इधर न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पर अपनी बात रखी। उन्होंने जोशीमठ में प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की बात कही। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से वहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए थे उन सब प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। और ऐसे लगभग 270 के लगभग ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक अपने स्थानों से दूसरे स्थानों पर गेस्ट हाउसों में, होटलों में, सरकारी कार्यालयों में, जहाँ जहाँ भी हम रख सकते थे हमने उनको रखने का काम किया। और यह संख्या लगभग 900 से ज़्यादा है। वो सभी अपने अपने घरों से बाहर हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन अपने देश में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से घबरा गए हैं, जिसका असर ये हुआ कि उन्होंने मॉस्को में एक साथ 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी, ताकि किसी भी सूरत में रूस में उनके खिलाफ बगावत की शुरुआत न हो सके, जिसके पीछे की वजह सैनिकों की लामबंदी को बताया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन फिर से जंग में लाखों नागरिकों को भेजने का मन बना चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इसका ऐलान करते ही पिछली बार की तरह लोग देश न छोड़ने लग जाएं। यही वजह है कि पुतिन ने इसकी तैयारी पहले से कर ली। खबर है कि पुतिन अगले हफ्ते एक बड़ी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो लाखों सैनिकों की तैनाती के आदेश दे सकते हैं। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट के साथ मुंबई में हो गई। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में पारंपरिक गुजराती रस्मों के साथ सगाई हुई, जिसकी शुरुआत एंटीलिया में गणेश वंदना से हुई। गणेश पूजा के वक्त पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखाई दिया। बहन ईशा अंबानी, भाभी श्लोका और मां नीता अंबानी राधिका मर्चेंट को सेरेमनी में लाती हुई दिखी। इस मौके पर अनंत अंबानी की दादी हीरा बा काफी खुश दिखी और उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। आई एम सो लकी कि आई हैव ए श्लोका, I have a Radhika, I have a Isha with me, so I am very, very lucky. राधिका मर्चेंट के पिता वीरेन मर्चेंट और मां शैला मर्चेंट से पूरा परिवार गर्मजोशी से मिला। अंबानी परिवार के घर हुए इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी मेहमानों का तांता लगा रहा। आज का दौर सच से आरी है, आज का दौर सच से आरी है, हर तरफ एक फरेबकारी है। सौबात की एक बात कही, अंबर ने सबको एक दिन शिकार होना है, वक्त सबसे बड़ा शिकारी है। तो मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात का।